हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एमपी ईएसपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला है 15 अप्रैल को। तो आज की इस क्लास में हम लोग एमपी ईएसपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, टैबलेट के विघटन परीक्षण के लिए यूएसपी के अनुसार अनकोडेड टैबलेट की अधिकतम समय सीमा क्या है? 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट या 60 मिनट? तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 30 मिनट, तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन देखेगा, इंजेक्शन योग्य दवाओं में पायरोजेन का स्रोत आमतौर पर क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इमल्सन के प्रकार को पहचानने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? इमल्सन के प्रकार को पहचानने के लिए ड्रॉप डिल्यूशन टेस्ट परीक्षण जो है किया जाता है। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चौथा क्वेश्चन देखेगा। चौथा क्वेश्चन है, कैप्सूल में भरने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तरल पदार्थ, ग्रैन्यूल्स या पाउडर, गैस या जेल? कैप्सूल में भरने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? गैसेज या पाउडर? तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि टैबलेट में डिसइंटीग्रेट का कार्य क्या होता है? टैबलेट को चिकना बनाना, टैबलेट को जल्दी टूटने में मदद करना, टैबलेट का स्वाद सुधारना, टैबलेट को स्थिर रखना। टैबलेट में डिसइंटीग्रेट का कार्य होता है टैबलेट को जल्दी टूटने में मदद करना। तो पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, लियोफिनाइलेशन किस प्रक्रिया को कहते हैं? उचित ताप पर सुखाना, फ्रीज ड्राइंग निम्न ताप व निर्वात पर सुखाना, दबाव में सुखाना, रासायनिक सुखाना। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, फ्रीज ड्राइंग निम्न ताप व निर्वात पर सुखाना। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन का मानक तापमान और दबाव क्या है? ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन का मानक और तापमान दबाव है 121 डिग्री सेल्सियस 15 psi। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, आठवां क्वेश्चन हमारा कि शेपोसिटरी के निर्माण में किस बेस का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? पीईजी, कोकोआ वाटर, जिलेटिन या वैसलीन? तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कोकोआ वाटर, ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी सस्पेंशन की स्थिरता बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? किसी सस्पेंशन की स्थिरता बढ़ाने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट जैसे ट्रेगेकैथ को मिलाया जाता है। तो नवे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। टैबलेट की कठोरता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टैबलेट की कठोरता मापने के लिए मोसेटो हार्डनेस टेस्टर का उपयोग किया जाता है। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, 11वां क्वेश्चन हमारा है
टैबलेट के कोटिंग का उद्देश्य क्या है? स्वाद छिपाना, दवा को नियंत्रित रिलीज करना, दवा को नमी और प्रकाश से बचाना, उपरोक्त सभी। टैबलेट के कोटिंग का उद्देश्य होता है मेरे प्यारे बच्चों उपरोक्त सभी। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन हमारा जिलेटिन कैप्सूल के सख्त होने क्रॉस लिंकिंग का कारण क्या हो सकता है? अधिक नमी, एल्डिहाइड अवशेष, अत्यधिक ठंडा, परावैंगनी प्रकाश। जिलेटिन कैप्सूल के सख्त होने का कारण क्या हो सकता है? एल्डिहाइड अवशेष। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13वां। सो गाइस 13वां क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन? एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम है मेरे प्यारे बच्चों एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखेगा। 14वां क्वेश्चन है गाइस कि वेजोडाइफेजाइन श्रेणी की दवा का उदाहरण कौन सा है? वेजोडाइफेजाइन श्रेणी की दवा का उदाहरण है डायजेपम। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है रेनिटेडीन किस प्रकार की दवा है? एंटासिड, प्रोटॉन पंप अवरोधक, H2 रिसेप्टर प्रतिपक्षी या एंटीहिस्टामाइन। आपसे यह पूछा जा रहा है कि रेनिटेडीन किस प्रकार की दवा है? H2 रिसेप्टर प्रतिपक्षी। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 16वां क्वेश्चन हमारा पैरासीटामोल का सक्रिय मेटाबोलाइट क्या है? मॉर्फिन, कोडीन, एन एसिटाइल प्री बेंजोक्विनोन एमाइन या एसिटाइल कोलिन। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? अंगलरोधी, प्रतिजैविक, अपसादरोधी या वेदनारोधक। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है ना यह मुख्य रूप से अंगलरोधी रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों की स्टेनिन दवाओं का मुख्य उपयोग क्या है? रक्तचाप कम करना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, रक्त शर्करा कम करना, सूजन कम करना। तो स्टेनिन दवाओं का मुख्य उपयोग क्या है भाई? कोलेस्ट्रॉल कम करना। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 20वां क्वेश्चन हमारा कि लोसाट्रन किस रिसेप्टर को अवरुद्ध करता है? बीटा 1 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि लोसाट्रन किस रिसेप्टर को अवरुद्ध करता है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है गाइस कि क्लोरोक्विन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? टीबी, मलेरिया, टाइफाइड या डेंगू। क्लोरोक्विन का उपयोग जो है ना मलेरिया उपचार में किया जाता है। तो भाई 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 21वां क्वेश्चन देखेगा। वारफेरिन का मुख्य चिकित्सीय उपयोग क्या है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थक्का रोधी, दर्द निवारक। तो वारफेरिन का मुख्य चिकित्सीय उपयोग क्या है? थक्का रोधी। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 22वां क्वेश्चन देखेगा। 22वां क्वेश्चन हमारा है। 22वां क्वेश्चन क्या है कि एड्रेनालाइन किस प्रकार के रिसेप्टर को उत्तेजित करता है? केवल बीटा 1, अल्फा और बीटा दोनों, केवल अल्फा 1, केवल बीटा 2। एड्रेनालाइन किस प्रकार के रिसेप्टर को उत्तेजित करता है भाई? अल्फा और बीटा दोनों। तो सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा 23वां क्वेश्चन हमारा है कि पेनिसिलिन किस प्रकार का एंटीबायोटिक है? तो पेनिसिलिन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये बीटा लैक्टस एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 24वां क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों एट्रोपिन किस प्रकार की दवा है? तो एट्रोपिन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक दवा है। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है
मॉर्फिन का अधिक मात्रा में एंटीडोट क्या है? मॉर्फिन का अधिक मात्रा में एंटीडोट क्या है? फ्लूमाजेनिल। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखेगा। 26वां क्वेश्चन है गाइस कि फीरोसेमाइट किस प्रकार का मूत्रल है? फीरोसेमाइट किस प्रकार का मूत्रल है ये आपको बताना है। लूप डाईयूरेटिक। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 27वां क्वेश्चन हमारा है कि लेवोडोपा किस रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है? अल्जाइमर, पार्किंसन, मिर्गी, सिजोफ्रेनिया। तो लेवोडोपा किस रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है? पार्किंसन। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किस रोग के प्रथम पंक्ति की दवा है? निमोनिया, टीबी, तपेदिक, मलेरिया या टाइफाइड। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन किस रोग के प्रथम पंक्ति की दवा है? टीबी, तपेदिक। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यार जो ओमेप्रोजोल का क्रिया स्थल क्या है? H2 रिसेप्टर, प्रोटॉन पंप, मैस्केरेनिक रिसेप्टर, कैल्शियम चैनल। तो ओमेप्रोजोल का क्रिया स्थल क्या है? इसका क्रिया स्थल है प्रोटॉन पंप। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 30वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE अवरोधक का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं एनालाप्रिल। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा पैरासीटामोल की अधिक मात्रा से कौन सा सबसे अधिक प्रभावित होता है? कौन सा अंग सबसे प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा या यकृत। पैरासीटामोल की अधिक मात्रा से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है भाई? यकृत यानी कि लीवर। तो 31 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 32वां क्वेश्चन हमारा है कि साइनाइड विषाक्तता का एंटीडोट क्या है? एट्रोपिन, नालोक्सोन, सोडियम नाइट्राइट प्लस सोडियम थायोसल्फेट, विटामिन के। तो 32 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट। सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता में कौन सा एंजाइम अवरुद्ध होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लीजिए। एसिटाइल कोलेजन स्टोरेजेस। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 34वां। 34 क्वेश्चन हमारा कि मेथेनॉल विषाक्तता में कौन सी दवा दी जाती है? तो मेथेनॉल विषाक्तता में कौन सी दवा दी जाती है? तो ये दवा है एथेनॉल या फोमेपिजोल। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 35वां। 35 क्वेश्चन हमारा आर्सेनिक विषाक्तता का एंटीडोट क्या है? आर्सेनिक विषाक्तता का एंटीडोट है मेरे प्यारे बच्चों डिफ्रेप्रोइन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डिफ्रेरिपोन, डिफ्रेरिपोन BAL। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन देखेगा। 36 क्वेश्चन हमारा है कि लेड विषाक्तता में कौन सा चिलिटिक एजेंट उपयोग किया जाता है? लेड विषाक्तता में कौन सा चिलिटिक एजेंट उपयोग किया जाता है? EDTA, कैल्शियम डिसोडियम ADTA। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। 37वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। बीटा ब्लॉकर विषाक्तता का एंटीडोट क्या है? बीटा ब्लॉकर विषाक्तता का एंटीडोट क्या होता है? ग्लूकागन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 38वां क्वेश्चन देखेगा। 38वां क्वेश्चन हमारा है कि डिजिटॉक्सिन विषाक्तता में कौन सा एंटीबॉडी उपयोग किया जाता है? डिजिटॉक्सिन विषाक्तता में कौन सा एंटीबॉडी उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों डिजॉक्सिन इम्यून FAV। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 38 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा
कार्बन मोनोऑक्साइड CO विषाक्तता का मुख्य तंत्र क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO विषाक्तता का मुख्य तंत्र क्या है? हीमोग्लोबिन से बंधकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाना। तो 39 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 40वां क्वेश्चन है कि एथेनॉल विषाक्तता का एंटीडोट क्या है? नालोक्सोन, फ्लूमाजेनिल, कोई विशिष्ट एंटीडोट नहीं, सहायक देखभाल, एट्रोपिन। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, कोई विशिष्ट एंटीडोट नहीं, सहायक देखभाल। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्पताल फार्मेसी में फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? दवाओं की कीमत बढ़ाना, बी है दवाओं की सूची तैयार करना और तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करना, सी है केवल महंगी दवाएं रखना, दवाओं का विज्ञापन करना। अस्पताल फार्मेसी में फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य होता है दवाओं की सूची तैयार करना और तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करना। तो 41 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीटीसी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी का प्रमुख कार्य क्या है? दवाओं का निर्यात करना, फार्मेसी का विकास और दवाओं के तर्कसंगत उपयोग की निगरानी करना, फार्मासिस्टों को नियुक्त करना, अस्पताल का बजट बनाना। पीटीसी यानी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का प्रमुख कार्य होता है फार्मेसी का विकास, दवाओं के तर्कसंगत उपयोग की निगरानी करना। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अस्पताल में यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? दवा की लागत कम होना, दवा त्रुटियां में कमी और बेहतर रोगी सुरक्षा, फार्मासिस्ट की कम आवश्यकता, दवाओं का अधिक भंडारण। तो 43 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, दवा त्रुटियों में कमी और बेहतर रोगी सुरक्षा। तो 43वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोर स्टॉक सिस्टम में दवाएं कहां रखी जाती हैं? केंद्रीय फार्मेसी में, रोगी के बेड साइड पर, वार्ड यूनिट में एक निश्चित स्थान पर, डॉक्टर के कक्ष में। फ्लोर स्टॉक सिस्टम में दवाएं कहां पर रखी जाती हैं? तो ये रखी जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों वार्ड यूनिट में एक निश्चित स्थान पर। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि 4-8 मिक्सचर्स का क्या अर्थ है? दो या अधिक दवाओं एक ही 4 बैग में मिलाना, दवा को पानी में घोलना, टैबलेट को क्रश करना, कैप्सूल घोलना। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दो या अधिक दवाओं को एक ही 4 बैग में मिलाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि ओटीसी दवाओं का क्या अर्थ है? केवल डॉक्टर के पर्चे वाली दवाएं, बी है बिना पर्चे के बेची जाने वाली दवाएं, सी है केवल अस्पताल में उपलब्ध दवाएं, डी है निषेधित दवाएं। तो ओटीसी दवाओं का क्या अर्थ होता है? बिना पर्चे के बेची जाने वाली दवाएं। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। सामुदायिक फार्मेसी में गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जीडीपी का पालन क्यों आवश्यक है? जीपीपी। दवा का स्वाद बढ़ाने के लिए, बी दवा की गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दवा का रंग बदलने के लिए, दवा का वजन कम करने के लिए। सामुदायिक फार्मेसी में गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जीपीपी का पालन क्यों आवश्यक है? दवा की गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कम्युनिटी फार्मेसी में पर्चे को संभालते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? दवा निकालना, पर्चे की वैधता, डॉक्टर के हस्ताक्षर और दवा की सटीकता की जांच करना, कीमत बताना, पर्चे की फोटोकॉपी करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, पर्चे की वैधता, डॉक्टर के हस्ताक्षर और दवा की सटीकता की जांच करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, रेफ्रिजरेटर दवाओं को कितने तापमान पर स्टोर किया जाना चाहिए? 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखेगा। 50 क्वेश्चन हमारे कम्युनिटी फार्मेसी में इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात क्या दर्शाया गया है? दवाओं की कीमत,
दवाओं को बिकने में लगने वाला समय, कर्मचारियों की संख्या, फार्मेसी का लाभ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं दवाओं को बिकने से लगने वाला समय, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोसोलॉजी किसका अध्ययन है? दवा की कीमत, दवा का रंग, दवा की खुराक, दवा की पैकेजिंग। व्हाट इज पोसोलॉजी? द स्टडी ऑफ। पोसोलॉजी किसका अध्ययन? तो पोसोलॉजी जो है ना दवा की खुराक का अध्ययन है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि लेवल पर कौन सी जानकारी होना आवश्यक है? रोगी का नाम, दवा का नाम, खुराक, तारीख, केवल दवा की कीमत, निर्माता का नाम, दवा का रंग। तो लेवल पर कौन सी जानकारी होना आवश्यक है? रोगी का नाम, दवा का नाम, खुराक, तारीख। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटेम्पोरेनिशियल डिस्पेंसिंग का क्या अर्थ है? पहले से बनी दवा देना, डॉक्टर के पर्चे पर तुरंत दवा तैयार करना, दवा का निर्यात करना, दवा को स्टोर करना। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं डॉक्टर के पर्चे पर तुरंत दवा तैयार करना। तो 53 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, अगला क्वेश्चन है कि जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है? ब्रांड नाम लिखा होता है, बी है दवा का सामान्य नाम, जेनेरिक नाम लिखा होता है, सी है केवल कीमत लिखी होती है, डी है केवल मात्रा लिखी होती है। तो जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन का में क्या होता है? दवा का सामान्य नाम, जेनेरिक नाम लिखा होता है। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, रिफिल प्रिस्क्रिप्शन का क्या अर्थ है? नई दवा लिखना, पुरानी दवा को दोबारा देने की अनुमति, दवा बदलना, दवा रोकना। तो रिफिल प्रिस्क्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? पुरानी दवा को दोबारा देने की अनुमति। तो 55वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? केवल बीमारियों का इलाज करना, बी है लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करना, सी है केवल दवाएं बेचना, डी है केवल अस्पताल बनाना। तो स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करना। तो 56वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देख और प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन सा तत्व शामिल है? केवल अस्पताल में इलाज, शिक्षा, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, केवल दवाएं, केवल सर्जरी। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कौन सा तत्व शामिल है? शिक्षा, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। तो 57 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, गाइस अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बी सभी नागरिकों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, केवल अमीर लोगों को सेवाएं देना, केवल दवाएं बांटना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या? सभी नागरिकों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, टीकाकरण वैक्सीनेशन किस प्रकार की रोकथाम है? प्राथमिक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम, तृतीयक रोकथाम या कोई नहीं? टीकाकरण वैक्सीनेशन किस प्रकार की रोकथाम है? प्राथमिक रोकथाम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख फोकस क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द स्वच्छ भारत कैंपेन? केवल अस्पताल निर्माण, बी है स्वच्छता, पोषण, रोग निवारण और स्वच्छ जीवन शैली को बढ़ावा देना, सी है केवल दवा वितरण, डी है केवल डॉक्टरों की भर्ती। तो स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख फोकस क्या है? स्वच्छता, पोषण, रोग निवारण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में फार्मेसी अधिनियम फार्मेसी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1940, 1948, 1952, 1962। भारत में फार्मेसी अधिनियम फार्मेसी एक्ट जो है ना वर्ष 1948 में पारित किया गया था। तो 61वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1940, 1945, 1950, 1955। तो मेरे प्यारे बच्चों ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ना वर्ष 1940 में ये लागू हुआ।
तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अनुसूची एच की दवाओं के बारे में क्या नियम है? बिना पर्चे के बेची जा सकती हैं, बी है केवल डॉक्टर के पर्चे पर बेची जाती हैं और पर्चा फार्मेसी में रखा होता है, प्रतिबंधित है केवल अस्पताल में बेची जाती हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं केवल डॉक्टर के पर्चे पर बेची जाती हैं और पर्चा फार्मेसी में रखना होता है। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अनुसूची एक्स की दवाओं के लिए क्या विशेष आवश्यकता है? बिना पर्चे के बेची जा सकती हैं, अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, केवल विशेष पर्चे पर बेची जाती हैं, कोई विशेष नियम नहीं, डी है केवल ऑनलाइन बेची जा सकती हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है और केवल विशेष पर्चे पर बेची जा सकती हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट किस वर्ष बना? 1985, 1975, 1995, 2005। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 1985, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, फार्मेसी अधिनियम यानी फार्मेसी एक्ट के अनुसार फार्मेसी में न्यूनतम योग फार्मासिस्ट को कितने घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य है? 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे या पूरे कार्य समय? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी पूरे कार्य समय, ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड TTAB का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? फार्मेसी अधिनियम, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड DPS अधिनियम, मेडिकल काउंसिल अधिनियम। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB का गठन जो है ना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत किया गया है। तो 67वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मैजिस्ट्रियल प्रिस्क्रिप्शन का क्या अर्थ है? डॉक्टर द्वारा फार्मासिस्ट को दवा बनाने का निर्देश, दवा, तैयार दवा, प्रतिबंधित दवा, आयातित दवा। मैजिस्ट्रियल प्रिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है डॉक्टर द्वारा फार्मासिस्ट को दवा बनाने का निर्देश। तो 68वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पूर्ण रक्त गणना CBC में कौन सा पैरामीटर शामिल है? केवल हीमोग्लोबिन, RBC, WBC, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, हेमाक्रोकिट, केवल शर्करा, केवल यूरिया। सही आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र परीक्षण में क्या जांचा जाता है? केवल रंग, पीएच, प्रोटीन, ग्लूकोज, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, केवल मात्रा, केवल गंध। मूत्र परीक्षण में पीएच, प्रोटीन, ग्लूकोज, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण को जो है जांचा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 70 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि लीवर फंक्शन टेस्ट LFT में कौन सा एंजाइम शामिल है? लीवर फंक्शन टेस्ट LFT में ALT जो है ना ये एंजाइम शामिल है, SGPT। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, रक्त शर्करा ब्लड शुगर परीक्षण के लिए सामान्य खाली पेट स्तर क्या होना चाहिए? रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर परीक्षण के लिए सामान्य खाली पेट होना चाहिए 70 से 100 mg/dl। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि रेनल फंक्शन टेस्ट RFT में कौन सा पैरामीटर शामिल है? यूरिया और क्रिएटिन, ALT और AST, हीमोग्लोबिन या कोलेस्ट्रॉल। रेनल फंक्शन टेस्ट RFT में कौन सा पैरामीटर शामिल है? यूरिया और क्रिएटिन। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? मलेरिया, TB, तपेदिक, टाइफाइड या डेंगू। ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? TB, तपेदिक। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
मलेरिया के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? वाइडल टेस्ट, मलेरिया पैरासाइट स्लाइड परीक्षण या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, एलिसा या पीसीआर? मलेरिया के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है भाई? मलेरिया पैरासाइट स्लाइड परीक्षण या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर है कि एचआईवी निदान के लिए कौन सा परीक्षण सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? वाइडल टेस्ट, एलिसा, मैक्ट्रोस टेस्ट या यूरिनलिसिस? एचआईवी निदान के लिए कौन सा परीक्षण सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? एलिसा टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर पुरुषों में कितना होता है? हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर पुरुषों में 14 से 16 GDL अपॉन होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्लेटलेट काउंट का सामान्य स्तर क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों प्लेटलेट का काउंट स्तर क्या होता है? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। टाइफाइड के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो टाइफाइड के निदान के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ESR यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ाने का क्या संकेत होता है? एनीमिया, शरीर में सूजन या संक्रमण, ल्यूकेमिया या मधुमेह? सही आंसर की अगर मैं बात करूं शरीर में सूजन या संक्रमण। सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।